डी फार्मा सेकेंड ईयर में फार्माकोथेरेपेटिक एक न्यू सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। आपने अगर पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का ये क्वेश्चन है, अलग अलग डिजीज़ हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, एंजीना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हाइपरलिपिडीमिया, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से ये सारे डिजीज़ हैं। इनका डेफिनेशन बताना है, ईटियोपैथोजेनेसिस बतानी है जिसे ईटोलॉजी भी कहा जाता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़ बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हाइपरटेंशन से। हाइपरटेंशन का संबंध हाई ब्लड प्रेशर से है, जहाँ पर हमारे शरीर में मौजूद आर्टरी में ब्लड का प्रेशर बनता है। आर्टरी एक पाइप है जहाँ से ब्लड होकर गुजरती है और ये झटके के रूप में बहती है, यानी इसका प्रवाह धक धक के साथ यानी झटके के साथ होता है। वहीं अगर वेन की बात की जाए तो उसमें जो है, जो रक्त का जो बहाव है वो कंटिन्यू एक ही फ्लो में बहता है, उसमें आपको बीच बीच में रुकावट नहीं आती है। जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर एचजी हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए तो उसे हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी में रखा जाता है। आइए अब इसकी ईटियोलॉजी को समझते हैं। हाइपरटेंशन की एथियोलॉजी कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैक्टोरियल है। इसके रिस्क फैक्टर में एज, जेनेटिक, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक शामिल है। यानी कि यहाँ पर जिस व्यक्ति में अगर वो मोटापे से ग्रसित है या उसका एज ज़्यादा हो गया है या उसकी जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है या उसके स्मोकिंग की कोई प्रॉब्लम है या उसका लाइफस्टाइल खाने का रहन सहन अलग है, ज़्यादा अल्कोहल लेता है, तो उसे हाइपरटेंशन होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को किडनी की डिजीज़ है, स्लीप एपीनिया है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो ये भी हाइपरटेंशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए व्यक्ति की नींद अच्छी होनी चाहिए ताकि उसे आगे चल के हाइपरटेंशन जैसी समस्या नहीं हो। अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, जिसमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और आंखों की रोशनी भी जा सकती है। आइए अब हाइपरटेंशन के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का अर्थ है कि वो कौन कौन से सिम्टम है जिससे कि पता चले कि हाइपरटेंशन की समस्या से कोई व्यक्ति पीड़ित है। इसमें हेडेक, डिजीनेस, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। कुछ मामलों में हाइपरटेंशन एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी आपको ये लक्षण नहीं भी है तो भी आपको हाइपरटेंशन है। उसके लिए आपको समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना पड़ता है ताकि आपके हाइपरटेंशन मेज़र हो सके। वह तकनीक और यंत्र जिससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है उसे स्फाइगोमैनोमीटर कहते हैं। अब बात करते हैं इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का अर्थ ये है कि बिना दवा खाए कैसे हम हाइपरटेंशन को अपनी लाइफ स्टाइल बदल कर ठीक करें। तो इसमें हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल को चुनना है, हमें अपना वेट लॉस करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, सॉल्ट जो हम लेते हैं उसकी मात्रा कम करनी है और अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसे छोड़नी है। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हमें डाययूरेटिक, बीटा ब्लॉकर, एसीई इनहिबिटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। आइए अब दूसरे पॉइंट एंजीना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में बात करें। एंजीना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन दो कंडीशन है जो कि हार्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं एंजीना के बारे में। एंजीना में चेस्ट पेन होता है और हमें चेस्ट के पास डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, क्योंकि हमारे हार्ट को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना उसे रिसीव नहीं हो पाता है। तो इसमें हमारे जो है हार्ट के पास टाइटनेस और प्रेशर महसूस होगा और ये जो है उसके साथ साथ पसीना आएगा, नौसिया महसूस होगा और ब्रेथ जो है टूटती हुई आएगी, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ महसूस होगा व्यक्ति को। दूसरा पॉइंट है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें जो है हार्ट अटैक होता है या फिर ब्लड फ्लो जो है हमारे हार्ट में
ब्लॉकेज के कारण सही रूप से नहीं पहुंच पाता, यानी कि ब्लॉकेज हार्ट्स में होते हैं। अब इससे क्या होता है कि हमारा हार्ट मसल डैमेज हो जाता है। इसके जो सिम्टम है इसमें भी चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, नौसिया होगा और पसीने आएंगे। अब बात कर लेते हैं एटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी का अर्थ ये हुआ कि एंजीना या माइक्रोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्यों होता है। तो इसका कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जो आर्टरीज है वहाँ पर जो हम लोग अनसेचुरेटेड फैट खाते हैं, वसा लेते हैं, वो जमा होते जाता है और प्लग के रूप में जमा हो जाता है, जिसके चलते ब्लॉकेज हो जाती है। इससे आर्टरी जो है उसके रास्ते जो हैं सिकुड़ जाते हैं और वहाँ पर ब्लड का फ्लो जो है वो जितना जाना चाहिए उस गति से नहीं जा पाता है और प्रेशर बढ़ने लगता है। तो इसमें रिस्क फैक्टर में अगर बात की जाए तो स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों खाना, डायबिटीज़ और फैमिली हिस्ट्री जो है ये आती हैं। अब बात की जाए नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरह से हम लोग बिना दवा खाए इस प्रॉब्लम से दूर निजात पा सकते हैं। तो उसके लिए हमें लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, हेल्दी चीज़ें खानी होगी यानी हेल्दी ईटिंग, रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो है योगा जैसे कोर्सेज को अपनाना पड़ेगा। और अगर बात की जाए फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में तो इसमें नाइट्रोग्लिसरीन, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एसीई इनहिबिटर लेना पड़ता है। सम केस में जो है एंजियोप्लास्टी और कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी भी करनी पड़ती है। हमारा नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी हृदय से संबंधित जो बीमारी है वो है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर में लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। अब ये हाइपरलिपिडीमिया क्यों होता है यानी इसकी ईटियोलॉजी को जानते हैं। तो इसके लिए मल्टी फैक्टर जो है डिपेंड करते हैं, जिसमें जेनेटिक फैक्टर भी आते हैं, हाई फैट डाइट आती है, एक्सरसाइज कम करना आता है, ओबेसिटी यानी मोटापा इसका कारण है और दूसरे मेडिकल कंडीशन इसके हैं जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपोथायराइडिज्म। अब बात की जाए कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंतर्गत आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। तो हाइपरलिपिडीमिया जो है ये जो है प्रेजेंट नहीं होता है एंड जो कंडीशन है वो इसके डायग्नोसिस करने पे ही पता चलता है। यानी कि आप इसको मतलब ऐसे जांच नहीं कर पाएंगे। जब आपका ब्लड टेस्ट होगा यानी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एक होता है ब्लड का, उसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है ब्लड में। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड को कंट्रोल नहीं किया गया तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है और स्ट्रोक भी आ सकता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब बात की जाए इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में तो इसमें आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, हेल्दी ईटिंग चीज़ें खानी पड़ेंगी, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा और स्मोकिंग अगर करते हैं तो उसे छोड़ना पड़ेगा। यानी ये बिना दवा के आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी जिसमें ऐसी दवाइयाँ शामिल होंगी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपको कंट्रोल करेगी, जिसमें फाइबर होंगी या फिर ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने वाली दवाइयाँ जिसमें स्टेनिन्स और जिसमें और भी दवाइयाँ जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कंजिक्यूटिव हार्ट फेलियर। कंजिक्यूटिव हार्ट फेलियर ऐसा कंडीशन है जिसमें जितनी ज़रूरत है हमारे शरीर में ब्लड की उतना वो पंप नहीं कर पाता है और इससे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। अब बात की जाए कि ऐसा क्यों होता है इसकी इटियोलॉजी के बारे में तो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं यानी मल्टी फैक्टर है, जिसमें कुछ जो कंडीशन है जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और अदर फैक्टर इसमें जैसे हैं ओबेसिटी यानी मोटापा, स्मोकिंग और फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि इसके सिम्टम की अगर बात की जाए तो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग,
स्वेलिंग इन द लेग्स और एंकल्स जैसे प्रॉब्लम आते हैं और आपको एक्सरसाइज करने में डिफ़िकल्टी होती है और जो भी आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं जैसे सीढ़ी चढ़ना या फिर साइकिल चलाना उसमें आपको दिक्कतें आने लगती हैं। अगर इसका डायग्नोसिस जल्दी कर लिया गया तो हम लोग इसको अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए जो है पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और बहुत सारे डायग्नोसिस टेस्ट करने पड़ते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम और चेस्ट एक्सरे से इस बीमारी के बारे में पता चलता है। अब बात की जाए कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करें कि ये कंट्रोल रहे, तो हमें नमक की मात्रा कम करनी पड़ेगी, अल्कोहल कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। हमें हेल्दी वेट के साथ साथ हमारा वेट हेल्दी होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और अब बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी जो कि हमारे ब्लड के जो फ्लो है हार्ट के द्वारा होता है, हार्ट पंप ठीक से करे। इसमें डाययूरेटिक, बीटा ब्लॉकर और इनोट्रॉपिक एजेंट जैसी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं।